अगस्त 2025। ज़ेलेंस्की पावर पॉइंट के साथ व्हाइट हाउस में दाखिल होते हैं। प्रस्तुति का शीर्षक मेकिंग यूएस यूक्रेन ड्रोन इंडस्ट्री ग्रेट। उसने शब्दों को ध्यान से चुना था। ये ट्रंप का नारा था, अमेरिका को फिर से महान बनाओ, बस थोड़ा बदला हुआ। यह कहने का अर्थ था, यह आपके और अमेरिका के लिए अच्छा है। अगली स्लाइड्स में मध्य पूर्व का एक नक्शा दिखाया गया था। एक चेतावनी थी कि ईरान अपने ड्रोन बेहतर बना रहा है और एक ठोस प्रस्ताव था, यूक्रेन को क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर लड़ाकू केंद्र बनाने दे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ट्रंप ने सुना और टीम से विश्लेषण करने को कहा। जानते हैं उन्होंने क्या किया? बाद में एक अमेरिकी अधिकारी ने अनौपचारिक रूप से कहा, हमें लगा यह ज़ेलेंस्की का स्वभाव है। किसी ने तय किया कि नहीं खरीदेंगे। 6 महीने बाद ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर सैकड़ों ड्रोन दागे। 3 दिनों में अमेरिका ने 800 पैट्रियट मिसाइलें खर्च की, जो यूक्रेन को 4 साल में भेजी गई मिसाइलों से भी ज्यादा थीं। 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और पेंटागन ने यूक्रेन को फोन किया। इस वीडियो में आप समझेंगे कि कैसे 4 साल की जंग से तबाह एक देश ने दुनिया का सबसे ज्यादा मांग वाला हथियार बनाया और क्यों ये बात मध्य पूर्व के संघर्ष में सब कुछ बदल देती है। आगे क्या हुआ, इसे समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि अमेरिका के सामने क्या समस्या थी। ईरान उन्नत तकनीक के साथ हमला नहीं कर रहा था। ये न तो स्टेल्थ फाइटर थे, न ही हाई प्रिसीजन मिसाइलें। ये थे शाहिद, सस्ते साधारण ड्रोन, जिन्हें बड़ी मात्रा में बनाया गया और भारी संख्या में छोड़ा गया। ईरान के लिए हर एक बनाने में 20,000 से 50,000 डॉलर लगते हैं। ये उस रकम के मुकाबले लगभग कुछ भी नहीं है जो देश दूसरी हथियारों पर खर्च करता है। मुद्दा शाहिद की कीमत नहीं, बल्कि उसे गिराने की लागत है। हर अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल की कीमत लगभग $4 मिलियन है। तो जब ईरान एक ही हमले की लहर में 5 ड्रोन का एक समूह भेजता है, तो वह अधिकतम $2.5 लाख खर्च करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका केवल जवाब में ही $20 मिलियन खर्च करता है। यह 80 से 1 का अनुपात है। हर ईरानी डॉलर पर 80 अमेरिकी डॉलर खर्च होते हैं। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये एक वित्तीय जाल है और ईरान को अच्छी तरह पता था कि वो क्या कर रहा है। रणनीति सीधी और क्रूर थी, अमेरिकियों को मजबूर करना कि वे ईरान जितना खर्च करता था उससे कहीं ज्यादा खर्च करें। हमले पर हमला, जब तक कि पैट्रियट मिसाइलों का भंडार खत्म होने न लगे। सिर्फ 3 दिनों के संघर्ष में ज़ेलेंस्की के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके मध्य पूर्वी सहयोगियों ने 800 इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी। इसका मतलब क्या है? इसका अंदाजा लगाने के लिए रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ 4 साल की पूरी जंग के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को 600 पैट्रियट मिसाइलें भेजी। मध्य पूर्व ने इससे भी ज्यादा सिर्फ 72 घंटे में खर्च कर दिया। ये एक ऐसी स्थिति बन गई है जिसे बनाए रखना नामुमकिन है। और ठीक उसी वक्त पेंटागन को वो प्रेजेंटेशन याद आया जिसे उसने करीब 6 महीने पहले नजरअंदाज कर दिया था। मदद की आधिकारिक अपील 5 मार्च को यूक्रेन पहुंची। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट किया, हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से मध्य पूर्व क्षेत्र में शाहिद्स के खिलाफ सुरक्षा के लिए विशेष समर्थन का अनुरोध मिला है। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, यूक्रेनी टीमें जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा के लिए भेजी जा रही हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उस समय दोनों देशों के बीच के संबंधों को बहुत अच्छे से बयां कर दिया। जरा सोचिए, अगर आपकी अपनी सेना पर्दे के पीछे मदद मांग रही हो, जबकि आप सार्वजनिक रूप से कह रहे हों कि आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जब यूक्रेनी विशेषज्ञ पेंटागन के अनुरोध पर मध्य पूर्व की यात्रा कर रहे थे, उसी समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फॉक्स न्यूज रेडियो पर सीधे बोले, नहीं, ड्रोन रक्षा में उनकी मदद नहीं चाहिए। इस बारे में सोचिए, पेंटागन ने मदद मांगी थी,
यूक्रेनियन पहले ही आ रहे थे और अमेरिकी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें उनकी जरूरत नहीं है। ज़ेलेंस्की ने गुस्से की बजाय तथ्यों से जवाब दिया और विशेषज्ञ भेजते रहे। आखिर यूक्रेन के पास ऐसा क्या था जो दुनिया नहीं जानती थी? 4 साल की जंग से तबाह देश अचानक ड्रोन रक्षा में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य उदाहरण कैसे बना? खैर, इस जवाब का एक नाम है और इसकी कीमत $2000 है। मैं स्टिंग की बात कर रहा हूँ। रॉयटर्स ने इस ड्रोन को पंखों वाली लावा लैंप की तरह बताया जो डरावनी आवाज के साथ उड़ता है। यह एक सटीक विवरण है। चार प्रोपेलर और गोली के आकार वाला एक ड्रोन जो 3D प्रिंटर से बनाया गया है, जिसमें मोटर ऊपर की बजाय आगे की ओर लगे हुए हैं। इसे नफासत से उड़ने के लिए नहीं, बल्कि तेजी से दौड़कर लक्ष्य को उसके गंतव्य तक पहुंचने से पहले पकड़ने के लिए बनाया गया है। Да, все снято. स्टिंग 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है। इसकी रेंज वेरिएंट के हिसाब से 37 किलोमीटर तक हो सकती है और ये 3 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर काम करता है। इसमें एक थर्मल कैमरा लगा होता है जो रात के बीच में भी, चाहे कोहरा हो या कम दृश्यता हो, शाहिद के इंजन की गर्मी को पकड़ लेता है। लक्ष्य मिलने पर यह उड़ान के अंतिम हिस्से में खुद लॉक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। ऑपरेटर इसे सीधे टक्कर मारकर नष्ट कर सकता है या बिल्कुल सही समय पर विस्फोट को सक्रिय कर सकता है। विस्फोटक का वजन 500 ग्राम है, जो लागत को कम रखने के लिए काफी छोटा है और शाहिद को खत्म करने के लिए काफी बड़ा है। अब मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि यूक्रेन द्वारा विकसित इस समाधान से इन ड्रोनों में से एक को गिराने की लागत कितनी होगी? जब मैंने यह पता किया तो मैं हैरान रह गया। निर्माण लागत लगभग 1000 से $2500 के बीच है। इस ड्रोन को चलाने वाला कोई सैन्य अकादमी से प्रशिक्षित विशेषज्ञ नहीं है। एक FPV ड्रोन का अनुभवी पायलट 3 या 4 दिन की ट्रेनिंग में स्टिंग का इस्तेमाल करना सीख जाता है और यूक्रेन में 4 साल की ड्रोन युद्ध के बाद ऐसे पायलट हर जगह है। उनमें से एक का नाम पास्कुदनिक है। यह उसका युद्ध नाम है। यूक्रेनी भाषा में इसका मतलब है अप्रिय आदमी। युद्ध से पहले वह बढ़ई था। आज वह एक संशोधित वैन के अंदर से स्टिंग चलाता है जो एक खुले मैदान में खड़ी है और उसके साथ 12 से 15 लोगों की एक टीम है जो कुछ किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है, रडार सपोर्ट के साथ। रॉयटर्स के पूछने पर पास्कुदनिक ने असली लड़ाई में ड्रोन उड़ाना कैसा होता है, इस पर एकमात्र ऐसा जवाब दिया जो समझ में आता था। इसे शब्दों में नहीं कह सकते, बस महसूस करना होता है। आंकड़े खुद बोलते हैं। जून 2025 से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में आने के बाद से स्टिंग ने लगभग 4000 रूसी ड्रोन गिरा दिए हैं। उस साल दिसंबर में यह दुनिया का पहला इंटरसेप्टर बना जिसने गेरान 3 को नष्ट किया, जो रूसी शाहिद का जेट इंजन वाला संस्करण है और यह अधिकांश पारंपरिक रक्षा प्रणालियों के लिए बहुत तेज उड़ता है। जनवरी 2026 में यूक्रेनी इंटरसेप्टर कीव, यूक्रेन की राजधानी के ऊपर गिराए गए सभी शाहिड्स में से 70% के लिए जिम्मेदार थे। ना तो मिसाइलें थीं और ना ही विमान भेदी तोपें, बल्कि $2000 के ड्रोन थे। और यहीं पर गणित सब कुछ बदल देता है। ईरान ने अपनी रणनीति एक बहुत ही साधारण गणना पर बनाई। सस्ते ड्रोन महंगे जवाब देने पर मजबूर करते हैं। पैट्रियट के साथ ये तर्क पूरी तरह से काम करता था, लेकिन स्टिंग के साथ खेल पूरी तरह उलझ जाता है। ईरान को 5 शाहिद ड्रोन करीब $2.5 लाख में पड़ते हैं। अमेरिका पैट्रियट से जवाब देने पर $20 मिलियन खर्च करता था, जबकि स्टिंग से $5 से $10,000 खर्च होते हैं। अचानक अब अमेरिकियों के पास वित्तीय बढ़त है और हर हमले के साथ ईरान ही पैसा बर्बाद कर रहा है।
ईरान ने जो जाल बिछाया था वही अब उसी पर उल्टा पड़ गया है और इस समाधान को खोजने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य बजट वाला देश नहीं था। ये देश न धनवान था, न पर्याप्त मिसाइलें थी, न पक्का समर्थन था। अपनी समस्या खुद सुलझानी पड़ी। लेकिन ज़ेलेंस्की जो मध्य पूर्व लाए वो सिर्फ सस्ता ड्रोन नहीं था। 17 मार्च 2026 को उन्होंने लंदन में ब्रिटिश संसद में सांसदों, नाटो के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने भाषण दिया। वह समर्थन मांगने नहीं गए थे, वह दिखाने गए थे कि यूक्रेन ने क्या बनाया है। उन्होंने संसद से कहा, इस समय मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र में 201 यूक्रेनी हैं और अन्य 34 जाने के लिए तैयार हैं। ये विशेषज्ञ पहले से ही संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब में थे और कुवैत के रास्ते में थे। वे वहां कोई उत्पाद बेचने नहीं गए थे, वे वहां एक ऐसी लड़ाई की तकनीक सिखाने गए थे जिसे युद्ध के मैदान में 4 साल में हमले दर हमले, ड्रोन दर ड्रोन तैयार किया गया था। अब कल्पना कीजिए कि सैन्य कमांडर ऑपरेशन रूम में बैठा है और एक आम आईपैड पकड़े हुए है। वही चीज जिसका आप आमतौर पर इस तरह का वीडियो देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बजाय स्क्रीन पर वो रियल टाइम में हर ड्रोन हमले को देखता है, हर वीडियो से पुष्टि हुई मार गिराने की घटना देखता है और यह भी देखता है कि हर खतरा कहां से आ रहा है। एक टैब से वो सभी रक्षा प्रणालियों को सही जगह पर ले जाता है, इससे पहले कि अगला शाहिद रडार पर दिखाई दे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यही सिस्टम है जिसे ज़ेलेंस्की ने भाषण में उजागर किया था और जिसे वह, उनके प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और फील्ड कमांडर रोजाना युद्ध में इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन जो निर्यात कर रहा है वो सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि एक पूरा पैकेज है। ड्रोन, प्रशिक्षण और यह रियल टाइम सूचना प्रणाली जो किसी भी सैन्य बेस को एक स्मार्ट डिफेंस नेटवर्क में बदल देती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरामको, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, यूक्रेनी ड्रोन खरीदने के लिए बातचीत में शामिल हो गई है। अपने तेल क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु 11 देशों ने औपचारिक रूप से मदद मांगी है। यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेन के साथ साझेदारी की है। यूक्रेनियन ज्ञान प्रदान करते हैं और ब्रिटिश लोग फैक्ट्रियां मुहैया कराते हैं। वे मिलकर इन प्रणालियों का उत्पादन और वितरण दुनिया भर में करते हैं। लंदन में भाषण में ज़ेलेंस्की ने सब कुछ सीधे शब्दों में समेटा। अगर किसी शाहिद को अमीरात में रोका जाना है तो हम यह कर सकते हैं। अगर उसे यूरोप या यूनाइटेड किंगडम में रोका जाना है तो भी हम यह कर सकते हैं। अब इसके प्रभाव के बारे में थोड़ा सोचिए। कितने हमलों को रोका जा सकता था? इस बारे में सोचना परेशान करता है, लेकिन जो हो रहा है उसे देख मुझे सिर्फ मार्क ट्वेन की ये बात याद आती है, इतिहास खुद को दोहराता नहीं पर उसकी तुक मिलती है। देखिए, युद्ध के इतिहास में ऐसे कई मौके हैं जब सबसे सस्ती हथियार ने सबसे महंगे हथियार को हरा दिया। गुलेल बनाम तलवार, मस्कट बनाम कवच, $2000 का ड्रोन बनाम $4 मिलियन की मिसाइल। एक पैटर्न है जो हमेशा सामने आता है और जो सबसे पहले सीखता है वही हमेशा आगे रहता है। अगस्त 2025 में ज़ेलेंस्की पावर पॉइंट के साथ व्हाइट हाउस में दाखिल हुए। उन्हें ज़ेलेंस्की तो ज़ेलेंस्की ही हैं कहा गया और वे खाली हाथ लौट गए। मार्च 2026 में ब्रिटिश संसद में उन्होंने कुछ बहुत गहरा कहा। रूस और ईरान की सरकारें नफरत में भाई है और इसी वजह से वे हथियारों के मोर्चे पर भी साथी हैं और हम चाहते हैं कि नफरत पर बने हुए शासन कभी भी किसी भी चीज में जीत हासिल न करे। सोचिए, हम ऐसे देश की बात कर रहे हैं जो अब भी युद्ध में है और जिसे कभी पर्याप्त पैट्रियट्स नहीं मिले, जिसे व्हाइट हाउस में अनदेखा किया गया, जिसने अपना खुद का समाधान तैयार किया क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था और उसी समाधान को उसने दुनिया की सबसे ज्यादा मांग वाली सैन्य तकनीकों में बदल दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूक्रेन ने कार्रवाई करने के लिए सम्मानित होने का इंतजार नहीं किया। उसने कदम उठाया और पूरी दुनिया इससे सीख रही है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि अगर अमेरिका ने अगस्त 2025 में
ज़ेलेंस्की का प्रस्ताव माना होता तो मध्य पूर्व का संघर्ष कुछ और दिशा में जाता? कमेंट्स में राय दें। अगर ये सामग्री आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे उन लोगों से साझा करें जो ऐसे विषय फॉलो करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही सही समय है। संघर्ष इतनी तेजी से बदल रहा है कि मीडिया उसकी गति नहीं पकड़ पा रही है। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है तो आपको पता है कहां देखना है। अगले एपिसोड तक अलविदा।